Today we are going to learn this very interesting topic and a subject of CS third year, that is CS 601. So today we are going to learn introduction or to machine learning. So this video will be a mix up of Hindi and English explanation of the learning. So there machine learning, as you can see on your screen, there is an ordinary system, and with AI and machine learning you can make your machine learn, predict and improve its results or predictions. So in the next slides we will discuss about more in detail about the machine learning. So first of all, what is the main part is introduction. What is machine learning? Machine learning is the most popular techniques of predicting the future and classifying information to help peoples among peoples in making necessary decisions. Okay, and next thing is the machine learning algorithms are trained over the instances or examples through which they learn from the past experience and also analyze the historical data. सो दीज टू स्टेप्स मैं थोड़ा सा और इसको हिंदी में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ फॉर द व्यूअर्स ऑफ हिंदी लैंग्वेज. सो मशीन लर्निंग क्या है देख लीजिए. मशीन लर्निंग हम किस प्रकार से कुछ टेक्नोलॉजीज जिनसे हम लोग फ्यूचर प्रोडक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई कर सकते हैं, जिससे कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं उनको हम और अच्छे तरीके से ले सकें. दूसरी जो चीज़ होती है वो है मशीन लर्निंग में कि ये मशीन लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जिससे हम मशीन को उसके पास्ट का डेटा और हिस्टोरिकल जो डेटा है उसके माध्यम से लर्न करा के नया जो सही डिसीजन लेना है उसको डिसीजन लेने में हम हेल्प कर सकते हैं. तो थोड़ा मैं इसको थोड़ा इसको मैं एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूँगा. सो सपोज हियर इज़ अ रोड, एक खाली रोड है और यहाँ पर एक पॉट होल है, गड्ढा है. सो यू प्रिपेयर रोबोट और एनी एक प्रोब आपने बनाया है जो कि ये चलता है आगे और चलते चलते इस गड्ढे में गिर जाता है, फिर चला जाता है. अगले दिन वो फिर से आता है, फिर से इस गड्ढे में गिरता है, फिर चला जाता है. तो अगर ये सेल्फ प्रोग्राम्ड नहीं होगा तो ये जितनी बार वहां से निकलेगा वो गड्ढे में ही गिरेगा. बट क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये मान लीजिए ये लॉग बनाता जा रहा है और इसके पास इंफॉर्मेशन गैदर इकट्ठी होती जा रही है, जिसमें ये गड्ढे से गिरने से गड्ढे में गिर रहा है तो ये इसकी इंफॉर्मेशन लोड होती जा रही है, इसके पास एक डेटा इकट्ठा होता जा रहा है. तो क्या ये अपने आप से सेल्फ प्रोग्राम्ड हो सकता है कि भाई ये मैं यहाँ पर एक गड्ढा है और इस गड्ढे से बचने की अगली बार मैं कोशिश करूंगा. तो ये होता है हिस्टोरिकल डेटा से अपने आप को अपडेट करते रहना. यही जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन नेचर, वो भी इसी तरीके से सीखता है. तो ये है एक टाइप का हिस्टोरिकल डेटा जिसको हम कहें हिस्टोरिकल डेटा से सीखना. therefore as it is trains over the example again and again, it's able to identify the pattern in order to make prediction about the future. ठीक है, तो ये तो थी रोबोट की बात. आप चाहें तो और भी चीज़ों में इसको एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि मान लीजिए आप वेदर का ही कोई डेटा ले रहे हैं, आपने कोई प्रोग्राम बनाया है वो वेदर के लिए है और उसको मशीन लर्निंग का वो यूज़ करता है. तो आपको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर एक एरिया है कहीं का, मान लीजिए मध्य प्रदेश का कोई एरिया है. तो मैं थोड़ा सा मैप ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, बना तो नहीं पाऊँगा ज़्यादा अच्छा, तो जल्दी जल्दी में कुछ बना देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए एमपी का कोई एरिया है और मान लीजिए कि ये उसके पास हमारे पास बार बार एक डेटा आ रहा है कि जब भी यहाँ पर एक एरिया पर यहाँ पर जब भी लो प्रेशर रीजन बनता है तो भाई इस एरिया में पानी बरसता है. एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, और ये हर बार ऐसा होता है. एक ऐसा हमारे पास डेटा है तो हम एक प्रिडिक्शन कर सकती है हमारी मशीन की भाई यहाँ पे लो प्रेशर रीजन बन रहा है तो भाई इस एरिया में पानी बरसेगा. तो एक एक हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं इससे. तो ये भी एक टाइप का हम लोग मशीन लर्निंग का एग्जाम्पल मान सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. सो द फर्स्ट मोर अबाउट द डेफिनेशंस. सो थ्री डेफिनेशंस आर देयर. First one is the machine learning is the science and art of programming computers so they can learn from the data. तो डेटा से हम और ज़्यादा अपने कंप्यूटर को किस तरीके से और ज़्यादा सिखा सकते हैं. जस्ट लाइक ह्यूमन ह्यूमन जो इंसान का मनुष्य का बच्चा होता है वो भी अपने एक्सपीरियंस से और चीज़ों की नकल कर करके ही सीखता है और अपने आप को अपडेट करता जाता है कि ऐसा नहीं करना. जैसे कि हम अपने किसी छोटे बच्चे को सिखाते हैं कि भाई यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ये जानवर खतरनाक होता है, ये जानवर काटता है, ये जानवर को हम पाल सकते हैं, ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते. तो वो धीरे 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 सीखता जाता है
क्योंकि उसके पास डेटा इकट्ठा होता जाता है. स्लाइटली मोर जनरल डेफिनेशन इज from the Arthur Samuel in 1959, and machine learning is the field of the study that gives computer ability to learn without being explicitly programmed. तो explicitly programmed क्या चीज है? explicitly programmed हम इसको कहेंगे कि मान लीजिए आपने एक कंप्यूटर को सिखा दिया और उसने खुद से डिसीजन ले लिया और उसने अपने आप को फिर से प्रोग्राम नहीं किया. मान लीजिए आपने मार्स पर कोई चीज भेजी, मार्स पर आपने एक रोबोट भेज दिया और उसको प्रोग्राम करके भेज दिया कि भाई तुमको तो सीधे सीधे चलना है, either you find a surface or you may find water or you may find ice or anything, but if that probe finds a completely different scenario there, तो वो क्या करेगा, तो वो रुक जाएगा. ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में अगर उसके पास पुराना डेटा होगा, बहुत सारा डेटा अगर उसके पास होगा जो उसने अपने यहाँ से भेजा होगा हमने उसको, तो उसके आधार पर वो एक डिसीजन ले सकता है कि भाई मुझे अब ऐसी स्थिति में करना क्या है. और इट में फाइंड अ वॉल्केनो, तो उसमें क्या करेंगे, जिसके लिए हमने उसको प्रोग्राम करके नहीं भेजा, तो वो अपने आप से डिसीजन एक ले सकता है. एक और डेफिनेशन हमारे पास फ्रॉम द टॉम मिशेल एंड फ्रॉम 1997, दैट इज कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस एंड विद द रिस्पेक्ट ऑफ सम टास्क टी. सो हेयर एक्सपीरियंस को हम लोगों ने ई बनाया है, टास्क आर टी, सम परफॉर्मेंस प्रेशर पी, and its performance on T as measured by P improves with E. तो कितनी अच्छी चीज बनाई है. ये परफॉर्मेंस मेजर है P और टास्क है T और measured by the as measured by P improves with experience E. तो जैसे जैसे E बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका परफॉर्मेंस मेजर जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ता जाएगा. तो जैसा कि ह्यूमंस में होता है वो भी ऐसे ही होता जाता है कि जैसे जैसे हमारे पास एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो हमारा परफॉर्मेंस बढ़ता जाता है, क्योंकि हमको पता होता है कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमको क्या करना है, इस स्थिति से निपटने के लिए क्या करना है, क्योंकि हमारे पास पुराना डेटा होता है और उसके आधार पर हम लोग सही एक डिसीजन ले पाते कि नहीं ऐसी स्थिति में हमको ये काम करना है. लेकिन ह्यूमन में और मशीन में थोड़ा बहुत तो अंतर है जो हम लोग आगे देखेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या है. आगे बढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूर स्पैम फिल्टर, जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया स्पैम फिल्टर का. स्पैम फिल्टर इज अ मशीन लर्निंग प्रोग्राम दैट कैन लर्न टू फ्लैग स्पैम गिवन एग्जाम्पल ऑफ स्पैम ईमेल्स like by flagged by users. so for example जैसे कि मान लीजिए आप फ्लैग करते हैं हम लोग, तो कोई ईमेल है वो मेरे पास आता है, ठीक है, और मैं उसको फ्लैग कर देता हूँ भाई ये तो स्पैम है, और उसको मल्टीपल लोगों के द्वारा स्पैम किया गया, तो वो एक समझ जाएगा कि भाई अधिकतर लोग इसको स्पैम कर रहे हैं. या एक कोई कंपनी से कोई ईमेल आता है जिसको लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, 1 करोड़ लोगों के द्वारा जस्ट इग्नोर किया गया, उसको कभी खोल के देखा ही नहीं गया, तो हमारा मशीन ये समझ सकता है अगर कि भाई ये कोई खोल के नहीं देख रहा है इसका मतलब ये स्पैम हो सकता है, ये टोटल अनवांटेड ईमेल है, तो उसको अपने आप फ्लैग कर सकता है स्पैम में. और जस्ट वी वांट टू डाउनलोड ए कॉपी ऑफ विकिपीडिया, आवर कंप्यूटर हैज अ लॉट मोर डेटा बट इट्स नॉट सडनली बेटर देन एनी टास्क, thus it is not a machine learning. Next is the example is that the system uses to learn are called training set. यहाँ पर बात है कि ट्रेनिंग सेट की. I will explain what is training set. Each training example is contained a training instance or sample. In the previous example, जैसे कि हम लोगों ने P, T और E का example दिया था, the task T is to flag spam for a new emails and the experience E is the training data. एक्सपीरियंस जो है वो हम ट्रेनिंग डेटा मान लेते हैं, जो जो हमको अनुभव होते हैं, जो हम लोग एक्सपीरियंस लेते हैं. अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो जो हमको एक्सपीरियंस होते हैं तो वो कंप्यूटर की भाषा में हम उसको ट्रेनिंग डेटा कह सकते हैं कि ये ट्रेनिंग डेटा है, ये हमारी मशीन, अब इस मशीन को हम ट्रेंड कर रहे हैं, बता रहे हैं भाई ये चीज़ ये है. अगर मैं इसको बार बार आपको किसी को मोबाइल, अगर मैं अपने कंप्यूटर को बार बार ये चीज़ दिखाऊं, एक प्रोग्राम बना लूँ जो कैमरा चालू करता है और कैमरे को बार बार बताऊं कि भाई इस टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट दिखे ना तो ये मोबाइल है. अगर मैं ऐसे 100 अलग अलग टाइप के मोबाइल इसको दिखाता हूँ और उसको बता देता हूँ कि भाई ये मोबाइल है, तो ये जो नंबर ऑफ मोबाइल का कलेक्शन इसके पास इकट्ठा होता जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे सैंपल या ट्रेनिंग सेट. हाँ, ट्रेनिंग सेट या ट्रेनिंग डेटा जिसको कहते हैं कि भाई ये ट्रेनिंग इसकी हो चुकी है इस पर, तो अब इसको इस टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देगा ऐसा, या फिर इससे मिलता जुलता कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो ये क्या करेगा, इसको समझ जाएगा कि भाई ये जो चीज़ दिख रही है ये मोबाइल है. ओके, दिस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस मेजर इज कॉल्ड एक्यूरेसी एंड इट्स ऑफन यूज्ड बाय द क्लासिफिकेशन टास्क. दो चीज़ आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन. ओके, सो सम फ्यू मशीन लर्निंग एग्जांपल्स आर वीपीए. वीपीए आपने देखा होगा, वर्चुअल प्राइवेट पर्सनल असिस्टेंट. Social media services also use machine learning. Rule-based system, search engine result refining. This is also a very good example of the machine learning. Online fraud detection, natural language processing. जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में कुछ बनाया था,
मेड 3 or 4 वीडियोस अबाउट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और इसके अंदर एनएलटीके का यूज़ करके हम कौन कौन से इसमें अंदर काम कर सकते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। कि अगर हम एक बिल्कुल प्रोग्राम कंप्यूटर को लें, थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा इसको, अगर बिल्कुल प्रोग्राम कंप्यूटर को लें और उससे हम कुछ करवाना चाहें तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सही इंग्लिश या सही अपनी जो भाषा बोलना पड़ेगी। बट हम जो भाषा बोलते हैं वो इसके लिए हम लोग नेचुरल लैंग्वेज, इसको हम लोग नेचुरल लैंग्वेज कहते हैं, जिसमें हम लोग बीच बीच में अटक भी जाते हैं, हाँ वो इस टाइप का अटक जाना, बीच में कोई चीज़ बार बार रिपीट करना, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट भाषा का उपयोग करना। तो उसको कंप्यूटर किस तरीके से समझेगा, तो उसको समझाने के लिए हम लोग इसमें पढ़ते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जैसे कंप्यूटर समझ जाता है कि क्या है, जैसे कि आप गूगल सर्च करते हो उसमें आप कभी कभार गलत भी लिख देते हो, कुछ भी लिख देते हो, लेकिन वो समझ जाता है कि व्हाट एक्चुअली आप कहना क्या चाह रहे हो। अगला है जीपीएस नेविगेटर। जीपीएस नेविगेटर भी एमएल का बहुत अच्छा उपयोग करता है। आइदर यूजेज योर पोजिशनिंग डेटा, और जो ट्रैफिक का डेटा है उससे सही निकाल के, या मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ कि आप गूगल मैप यूज़ करते हैं, गूगल मैप की सर्विसेज यूज़ करते हैं, उसमें मान लीजिए आप, मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ डिटेल से आपको, कि मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, और आप गूगल लोकेशन शेयरिंग करके रखिए, आपने अपना गूगल मैप चालू रहता ही है, और ये आपका एक ऑफिस है, ठीक है। यहाँ से आप रोज कार चला के, अरे ये कार कैसी बन गई भाई, चलिए मान लेते हैं ये कार है, तो ये आप कार चला के रोज आप यहाँ पर 50 किलोमीटर जाते हैं और फिर वापस आते हैं। एक दिन जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, 3 दिन जाते हैं। गूगल मैप क्या कर रहा है, गूगल मैप आपका रोज देख रहा है कि भाई ये व्यक्ति 8 AM पर निकलता है, रोज यहाँ जाता है, और 5 बजे यहाँ से फ्री होता है, या 4 बजे यहाँ से निकलता है और वापस आ जाता है। तो इसके पास जो डेटा है और लोगों का, उससे इसको पता लगता है कि भाई लोग जो सुबह निकलते हैं तो जनरली ऑफिस के लिए निकलते हैं, और वहां जाके आप एक जगह बैठे रहते हैं, तो ये जो प्लेस है ये ऑफिस हो सकता है, क्योंकि ये मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर बैठा रहता है, ठीक है, और 4 बजे यहाँ से निकलता है और वापस आ जाता है, और रोज का यही कम्यूट करता है ये। तो वो उसने बता दिया कि भाई ये आपकी क्या होम लोकेशन है और ये आपकी वर्क लोकेशन है, आपसे पूछेगा, आप अपने देखना गूगल मैप में इस टाइप की चीज़ करके देखना आप, वो बोलेगा आपसे कि क्या ये, वो अपने आप समझ जाएगा कि ये आपकी वर्क लोकेशन है। तो ये भी अपना जो जीपीएस है उसमें भी बहुत सी चीज़ें, आप सर्विसेज जो हैं वो एमएल का यूज़ करने लग गई हैं। या प्रोडक्ट रिकमेंडेशन जो आप देखते हैं, अभी हम लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो ये भी हम लोग प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में एमएल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, वाई मशीन लर्निंग हम लोग पढ़ते क्यों, इसके बारे में और जान लेते हैं। मशीन लर्निंग इज दैट द फील्ड ऑफ द कंप्यूटर साइंस विद द हेल्प ऑफ विच कंप्यूटर सिस्टम कैन प्रोवाइड द सेंस टू डेटा इन मच द सेम वे एज द ह्यूमन बीइंग डू। बात वही चल रही है कि हम कंप्यूटर को क्या बनाना चाह रहे हैं, कंप्यूटर को इंसान बनाना चाह रहे हैं, कि इंसान ह्यूमन जिस तरीके से सोचता है, ह्यूमन जिस तरीके से डेटा को प्रोसेस करता है, सेंस करता है, वैसे ही हम मशीन से करवाएं। तो इसके लिए ही हम लोग एमएल का यूज करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, ML is a type of the artificial intelligence that extract the pattern out of the raw data using an algorithm or a method. The main focus of ML is to allow computer system learn from the experience being explicitly programmed or human intervention. तो बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के वो अपने आप से डिसीजन ले सके और अपने आप से प्रोग्राम्ड हो जाए, एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम ना करना पड़े उसको। तो मेन हमारा फोकस यही है एमएल का, कि हमको बार बार उसको प्रोग्राम ना करना पड़े, उसके बाद जो डेटा होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, उससे ही वो अपने आप डिसीजन लेना चालू कर दे कि हाँ साहब ये चीज़ ये हो सकती है, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है। एक्सप्लिसिटली बार बार हर चीज़ के लिए आपको प्रोग्राम ना बनाना पड़े। नॉर्मल सिस्टम क्या होता है, नॉर्मल सिस्टम में आप जब एक प्रोग्राम लिखते हैं, मान लीजिए आपने जावा प्रोग्राम, जो काम वो करेगा वही काम वो करेगा, अपने आप नहीं कर सकता वो, ठीक है। मान लीजिए आपने जावा में एक एटीएम के लिए प्रोग्राम लिखा, तो आपने एटीएम के लिए प्रोग्राम लिखा कि भाई ये है, और अकाउंट आता है, अकाउंट में इतने पैसे हैं, इतने पैसे इसके निकल गए, इतने पैसे इसके बच गए, इतने पैसे नोट निकाल के उसने दे दिए, ठीक है। उसमें आप एक्सेप्शंस भी देख सकते हैं, एक्सेप्शन आप हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ और चीज़ आ जाए जिसके लिए उसको प्रोग्राम ना किया गया हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में भाई वो ये होगा कि अगर उसके पास पुराना डेटा है इस टाइप का, उस एटीएम का या किसी दूसरे एटीएम का या दुनिया भर के सभी एटीएम्स का डेटा उसके पास आ रहा है, वो एक सेंट्रलाइज जगह पर इकट्ठा हो रहा है, तो उस डेटा से पॉसिबल जो सॉल्यूशन हो सकता है वो निकाल के दे सकता है। तो ये हमको एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, वाई मशीन लर्निंग। ह्यूमन बीइंग एट दिस मोमेंट आर द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड एडवांस्ड स्पीसीज ऑन अर्थ बिकॉज दे थिंक दे कैन इवेल्युएट एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आता है, एआई सब
surpassed human intelligent in some aspects. कुछ लोग कहते हैं हाँ, कुछ लोग कहते हैं ना, जैसे चैट जीपीटी उन्होंने कहा था भाई ये क्या ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर जाएगा, ये कर जाएगा। नहीं, तो उनकी लिमिटेशंस हैं, मशीन लर्निंग की बहुत सारी लिमिटेशंस है। देन द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द नीड टू मेक। अब बात यह है कि आंसर इसका नो है, तो देन व्हाट, क्या इसकी आवश्यकता है, व्हाट इज द नीड टू मेक द मशीन लर्न, मशीन को समझाने की जरूरत क्या है। द मोस्ट सुटेबल रीजन इज टू डूइंग दिस एट्स टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा विद द एफिशिएंसी एंड स्केल। एफिशिएंसी एंड स्केल, स्केल ये दो चीजें आपको याद रखना है, इसके बारे में हम लोग भी डिस्कस करेंगे। ओके, next thing is the lack of human expertise, dynamic scenarios and difficulty in translating expertise into a conceptual task. बात चल रही थी कि ह्यूमन एक्सपर्टाइज की हमको जहाँ पे जरूरत है। मान लीजिए आपने मार्स पर, जैसा कि चल रहा था कि मार्स पर आपने कुछ भेज दिया और आपने उसको प्रोग्राम करके रखा उस प्रोब को, उस रोबोट को, लेकिन अगर उसके पास कुछ एक अननोन ऐसी कोई कंडीशन या सिचुएशन आ जाती है जिसके लिए वो प्रोग्राम नहीं है, तो उसके पास जो एग्जिस्टिंग डेटा है, जितना उसको ट्रेनिंग दी गई है, उससे वो एक पॉसिबल सॉल्यूशन निकाल सके। इसके लिए मशीन लर्निंग हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसी कंडीशन में फंस गया तो आप वापस मार्स से वापस उसको, रोबोट को यहाँ बुला के फिर से प्रोग्राम करके तो नहीं भेजोगे, या आप यहाँ से रिमोटली उसको फिर से प्रोग्राम तो नहीं लिखोगे कि भाई तुमको क्या दिख रहा है सामने, तुमको अगर पत्थर दिख रहा है या वो प्रोब पलट गया है तो अब उसको सीधा कैसे करना है, इसके लिए हमारे पास कुछ हमने प्रोग्राम बना ही नहीं था। तो वो इसके लिए और भी उसके पास जो एग्जिस्टिंग हार्डवेयर है और एग्जिस्टिंग डेटा है, उसके हिसाब से वो खुद डिसीजन ले पाए। अगला है डायनेमिक सिनेरियोज, जो ये तो था हमारा लेक ऑफ ह्यूमन एक्सपर्टाइज, जहाँ पे ह्यूमन हम नहीं भेज सकते ऑब्वियसली, और बार बार वहाँ पे नहीं भेजा जा सकता। नेक्स्ट इज डायनेमिक सिनेरियोज। There are some dynamic scenarios which are dynamic in nature, that is they keep changing over time. In case of these scenarios or behaviors, we want to machine to learn and take data driven decisions. Some of the examples can be a network activity and ability to infrastructure of an organization. अगर आप बहुत बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क आप मैनेज कर रहे हैं, मान लीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी मैनेज कर रहे हैं एक बहुत बड़े बिल्डिंग की, मान लीजिए बुर्ज खलीफा है, उसकी पूरी इलेक्ट्रिसिटी मैनेज हो रही है, ठीक है। तो अब कितनी लाइटें जलती हैं, कितनी लाइटें वहाँ बंद होती हैं, क्या क्या चीज़ होती है, क्या कब कौन सी लाइट जल रही है, कब क्या क्या कंडीशन हो रही है, कितना वोल्टेज हो रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, अगर वो हम सभी एक एक अच्छी एक मशीन्स के से इसको मैनेज कर पाए, तो उस केस में मान लीजिए कोई छोटी मोटी कोई ऐसी समस्या आती है, तो वहां पर वो खुद से डिसीजन लेके उस चीज को रेक्टिफाई कर सकता है। अंटिल एंड इट्स अ बिग हार्डवेयर इशू, अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम जो होता है, जो दैट कैन बी रेक्टिफाइड ओवर ओवर प्रोग्राम और ओवर कंप्यूटर सॉफ्ट सिस्टम, तो उसमें वो लोग, इसमें हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन ट्रांसलेटिंग एक्सपर्टाइज इनटू कंसेप्चुअल टास्क, computational task. There can be a various domain in which human have their expertise. However, they were unable to translate the expertise in computational task. In such circumstances, we want machine learning. The example can be a domain of speech recognition, cognitive task, etc. जैसे कि अगर स्पीच रिकॉग्निशन की बात करें, तो उसमें मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो सकता है, क्योंकि वहाँ ह्यूमन के पास है एबिलिटी, बट ह्यूमन को सीखने में काफ़ी समय लगेगा, सीखने में समय लगता है, उसका रिजल्ट करने में उसको काफ़ी समय लगता है, लेकिन मशीन को उतना समय नहीं लगता, तो मशीन जल्दी जल्दी कर सकती है ये काम, तो वहाँ पर हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ डेफिनेशन टास्क हो गया, टी एक्सपीरियंस, ये सब हम लोग जान चुके हैं। ओके, तो व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ मशीन लर्निंग इज क्वालिटी ऑफ डेटा। अगर डेटा की क्वालिटी आपकी बकवास होगी, बेकार डेटा होगा आपके पास, तो फिर मशीन लर्निंग आप सही से नहीं कर सकते। जस्ट लाइक ह्यूमन, अगर ह्यूमन में आप किसी को सिखा रहे हो, उसके पास डेटा की क्वालिटी बेकार है, तो फिर वो सही से डिसीजन नहीं ले सकता। तो उसके पास अच्छा डेटा है, कहते हैं ना कि जिसने कोई ह्यूमन है जिसने बहुत सारे अनुभव लिए हैं, अलग अलग जगह के, सब जगह के अलग अलग जगह से होके गुजरा, तो उसके पास क्वालिटी ऑफ डेटा बहुत अच्छा है, तो आने वाले समय में अगर उसके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत अच्छे से वो उसको वो डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग टास्क, ये इसको ट्रेन करना और ये सब करना, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। लैक ऑफ स्पेशलिस्ट पर्सन। नेक्स्ट इज नो क्लियर ऑब्जेक्टिव फॉर फॉर्मुलेटिंग बिजनेस प्रॉब्लम्स, बिजनेस प्रॉब्लम्स के लिए भी कोई नहीं है, कोई देयर इज नो क्लियर ऑब्जेक्टिव फॉर फॉर्मुलेटिंग एनी बिजनेस प्रॉब्लम्स लाइक
अभी कुछ भी हो गया, कंपनी में लॉस हो गया, ये हो गया, तो उसके लिए एग्जैक्ट वो क्या कर सकते वो नहीं बता सकते हम लोग, वो भी नहीं कर सकते इसको। इशू ऑफ ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग, ये हम लोग समझेंगे बाद में। कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी और डिफिकल्टी इन डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉय करना काफ़ी आसान नहीं होता है एमएल को। सो क्वालिटी ऑफ डेटा, जैसे कि हम लोग डिस्कस करेंगे, टाइम कंज्यूमिंग, ये सब हम लोगों ने समझ लिया है। ओके, एप्लीकेशंस क्या क्या है यहाँ पर, मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको थोड़ा नीचे किया जाए। तो फर्स्ट वन इज इमोशन एनालिसिस, इमोशंस को एनालिसिस कर सकते हैं। सेंटिमेंटल एनालिसिस, नाम से ही क्लियर हो रही है ये चीज़ें। एरर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। वेदर फोरकास्टिंग एंड प्रिवेंशन, दिस इज वेरी बिग रोल इन वेदर फोरकास्टिंग एंड प्रिडिक्शन। स्टॉक मार्केट एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जो आपको प्रेडिक्ट कर देते हैं कि भाई कौन सा उठेगा कौन सा नहीं उठेगा, क्योंकि उनका डेटा है, उस डेटा से वो रिजल्ट निकाल के देते हैं। दैट रिजल्ट में बी 70 to 80% राइट। स्पीच सिंथेसिस, स्पीच रिकॉग्निशन, कस्टमर सेगमेंटेशन, कस्टमर सेगमेंटेशन का बहुत बड़ा स्कोप चल रहा है आज के समय में। कस्टमर को सेगमेंट कर करके रख रहे हैं कि कौन सा कस्टमर है, वो क्या करता है, क्या कस्टमर कितना रुपए खरीद सकता, क्या सामान खरीद सकता है, कौन सा कस्टमर कब क्या करता है। तो ये सब चीज़ें आप कस्टमर सेगमेंटेशन में हम लोग करते हैं एमएल का यूज़ करके। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपने अगर टेस्ला कार्स में देखा हो तो वहाँ पे ये एमएल का ये वाला मॉडल यूज़ हो रहा है, ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन। जब वहाँ पे उसकी कार चलती है, आगे जो फ्रंट कैमरा उससे वो आगे एक 3D में बता देता है कि आगे जो जा रहा है व्हीकल, ट्रक है, ये क्या है, ये सब बता रहा है। फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड प्रिवेंशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कस्टमर इन ऑनलाइन शॉपिंग, सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है एमएल का अभी, वो इसी में हो रहा है। दैट इज रिकमेंडेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कस्टमर इन ऑनलाइन शॉपिंग। जैसे कि भाई अगर आपके पास डेटा है, सर्टेन कंपनीज है, गूगल है, वो अपना डेटा शेयर करते हैं। उनको ये पता है भाई ग्वालियर में अधिकतर लोग जुलाई में, मैं देखा है जुलाई में 10 लाख से 20 लाख लोग ऐसे हैं जो सेंट्रल इंडिया में जो शूज़ को सर्च करते हैं। तो एक उसके पास डेटा इकट्ठा होता जा रहा है कि भाई इतने लोग शूज़ सर्च करते हैं जुलाई के महीने में, यानी कि अब जुलाई के महीने में जब भी आए तो बच्चे कुछ लोगों को भी शूज़ के ऐड दिखाना है, शूज़ के पर ऑफर देना है। उन कंपनीज को हम बताएंगे कि भाई आप शूज़ पर ऑफर चलाइए, क्योंकि इतने लोग इन शूज़ को खरीदते हैं, तो ये उनको रिकमेंड करते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। अभी तक तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू चल रहा था, अब हम पढ़ेंगे कि सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। तो एमएल में हम लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज। सुपरवाइज का मतलब ये है, सुपरवाइज हम लोग जनरली रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन, ये दो चीज़ें पढ़ते हैं। आई थिंक आई एम राइट, हाँ जाके देख लेते हैं। तो सुपरवाइज लर्निंग एज द नेम इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द सुपरवाइजर एज अ टीचर, and basically supervised learning is a learning in which that we teach or train the machine using the data which is well labeled. That means some data is already tagged with a correct answer. After that the machine is provided with a new data or example, so that the supervised learning algorithm analysis analyze the training data and produce the correct outcome of labeled data. अगर आपने मेरा फेशियल रिकॉग्निशन वाला सिस्टम देखा हो तो वहाँ हम लोगों ने इसको ट्रेंड किया, हमने कंप्यूटर को बार बार बताया कि ये जो चीज़ आपको दिख रही है, ये वाला जो फेस दिख रहा है, ही इज़ यशवंत पाठक। तो अगर हमने उसको 500 मैंने अपनी 1000 फोटो से उसको ट्रेन कराया। अब वो प्रोग्राम ट्रेन हो गया कि भाई ये जो चेहरा दिख रहा है ये मेरा चेहरा है और इस चेहरे का नाम है ये। अब अगली बार जब मैं उसको चलाऊंगा और उससे उसको सर्च कराऊंगा तो वो मेरे को पहचान लेगा कि भाई ये वही व्यक्ति है और उसका नाम लिख के आएगा। ये होता है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग जो ह्यूमंस में भी होती है, ये सुपरवाइज ही लर्निंग है। जैसे कि हम छोटे बच्चों को बताते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, ये मोबाइल है, ये आलू है, ये टमाटर है, ये बैगन है, ये क्या है, ये सुपरवाइज लर्निंग है। वो अपने आप से नहीं सीख रहा, ये सुपरवाइज लर्निंग है। उसने एक बार देखा, दो बार देखा। आप फर्स्ट टाइम किसी बच्चे को जू ले जाते हैं या किसी को जू ले जाते हैं तो वहाँ बताते हैं ही दिस इज इट्स अ टाइगर, ये टाइगर है, ये मोर है, वो या ये चीता है, ये है। तो ये एक टाइप की सुपरवाइज लर्निंग है। जब वो बार बार उस चीज़ को देख लेता है, उसके फोटोज बार बार देख लेता है, आगे से पीछे से ऐसा सब, उसके पास ब्रेन में एक इमेज बन जाती है कि भाई ये जो चीज़ है ये चीता है। अच्छा, मान लीजिए आपने उसको चीता दिखा दिया, उसके पास कलर है, और उस चीता से मिलते जुलता अगर उसने कोई दूसरी चीज़ नहीं देखी और एक दिन उसके पास क्या होता है, तेंदुआ को वो देखता है, तो वो उसको भी चीता कहेगा। क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो आपके पास जो पुराना डेटा है उस बच्चे के पास, उसके एक्सपीरियंस से उसने एक रिजल्ट निकाल के दे दिया। ये ह्यूमन लर्निंग है। और
इसी के जैसा मशीन लर्निंग। तो कुछ तो उसने रिजल्ट निकाल के दिया, जो उसके पास डेटा अवेलेबल था उसके हिसाब से उसने रिजल्ट निकाल के दे दिया। ठीक है। तो लेबल्स क्या हैं? लेबल्स यानी कि जो हमने ऑब्जेक्ट दिखाया उसको हमने एक लेबल दे दिया कि हाँ, अगर मैंने आपको आलू दिखाया है तो उसको बताया कि दिस इज पटेटो। ठीक है। अब इससे जो मिलते जुलते और आलू दिखाए, छोटा आलू, बड़ा आलू, इस टाइप का आलू, अलग अलग टाइप के आलू दिखाए मैंने, पोटेटोज दिखाए। तो हमने लेबल कर दिया कि भाई ये जितने भी ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको, 1,000 टाइप के मैंने पोटेटो आपको दिखाए, दीज आर ऑल पोटेटोज, ये लेबल्ड कर दिया मैंने उसको। अब नेक्स्ट टाइम अगर कुछ उसको मिलती जुलती ऐसी चीज दिखती है, इफ आई सेंड इस प्रोग्राम को मैं कहीं और भेजता हूँ जहाँ उसको ऐसा ढूंढना होता है, उस टाइप की कोई चीज दिखती है उसको, तो वो बता देगा कि भाई आई फाउंड आलू इन समवेयर, देयर यू सेंड मी। ठीक है। तो इस टाइप की ये जो लर्निंग है इसको हम लोग कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। नेक्स्ट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज द ट्रेनिंग ऑफ मशीन यूजिंग द इंफॉर्मेशन दैट इज नाइदर क्लासिफाइड और नॉट लेबल्ड and allowing the algorithm to act that information without the guidance. Here is the task. Here the task of the machine is to group unsorted information according to similarities, pattern and differences without any prior training of data. Unsupervised learning थोड़ा सा कठिन पार्ट होता है जिसमें हम लोग बिना लेबल के बताते नहीं उसको कि क्या है, आपको नहीं बताना है ये क्या है। अनलाइक द सुपरवाइज्ड लर्निंग, नो टीचर इज प्रोवाइडेड, दैट मींस नो ट्रेनिंग विल बी गिवन टू द मशीन। Therefore, machine is restricted to find the hidden structure in unlabeled data by ourselves. तो इस केस में मशीन अपने आप नहीं पहचान पाती है। जैसे इसको हम लोग कहते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग, जिसमें हम लोग उसको दे देते हैं कि आप कोई लेबल नहीं है, बस आपको दिखाना है, आप अपने पास डेटा इकट्ठे करते जाइए और बाद में आपके पास जो एग्जिस्टिंग डेटा है उससे उसको मैच करा के आप पहचान लो कि भाई ये कुछ है कि नहीं। ओके। जैसे कि आपके कंप्यूटर में मान लो मैंने आपने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें प्रोग्राम में मैंने आप उसको ये पेन दिखा दिया, एक बार दिखाया, दो बार दिखाया, ट्रेनिंग डेटा सेट बनते जा रहे हैं बट इनका कोई लेवल नहीं है, उसको नहीं पता आपके प्रोग्राम को कि ये क्या चीज़ है। लेकिन फ्यूचर में और भी ज़्यादा डेटा से उठा के कहीं और से कुछ लेके अगर वो अपने यहाँ प्रोडिक्ट कर ले तो वो अनसुपरवाइज लर्निंग है, जहाँ पर हम कंप्यूटर को नहीं बताएंगे क्या है, आप तो डेटा गैदर करते जाओ और आपके पास जो एग्जिस्टिंग डेटा उससे आप बता दो कि भाई ये क्या चीज़ है। तो दो चीज़ें हैं। अब यहाँ पर मेन जो हम लोग पढ़ते हैं मशीन लर्निंग में वो है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में दो चीज़ें हम लोग पढ़ी जाती हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। ये दोनों ही बहुत मेन पार्ट है, उसमें से रिग्रेशन तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अधिकतर चीज़ें हम लोग अभी रिग्रेशन पर ही काम कर रहे हैं। So first we learn about the classification. Classification, the goal is to predict class label, that is which is a choice from the predefined list of possibilities. It's classification. Classification is sometimes separate from binary classification, which is a special case of distinguish between exactly two classes, and multi-class classification, which is classification between more than two classes. We can think of binary classification as trying to answer yes or no. दैट इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। जैसे कि अगर आपसे गूगल मैप पूछता है कि भाई ये हियर इज अ बिल्डिंग, इज दिस बिल्डिंग हैव एंट्रेंस, क्या बोलते हैं उसको, व्हील चेयर फ्रेंडली एंट्रेंस, इज दिस बिल्डिंग हैव व्हील चेयर फ्रेंडली एंट्रेंस। तो आप क्या बोलेंगे, यस या नो, दो में आंसर देंगे आपको। सो ऑल द बिल्डिंग्स वो कैटेगराइज होती चली जाएंगी कि भाई व्हील चेयर एक्सेसिबल एंट्रेंस है या नहीं है, क्योंकि यूजर ने उसका आंसर दिया है। आपने बोला नहीं है साहब, व्हील चेयर एक्सेसिबल एंट्रेंस नहीं है इस जगह पर, तो वो समझ जाएगा कि यहाँ व्हील चेयर एक्सेसिबल एंट्रेंस नहीं है इन जगहों पर। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जैसे डिसेबल्ड और सॉरी स्पेशली एबल्ड कोई है तो वो वहाँ पर नहीं जा सकता। ठीक है। तो वो कैटेगराइज होती जाएंगी। तो ये हम लोगों का ही, इसको हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन। यस और नो वाला जो होता है दैट इज कॉल्ड बाइनरी क्लासिफिकेशन। और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन भी होता है, रेस्टोरेंट्स में होता है, वेज नॉन वेज हो गया, वेज हो गया नॉन वेज हो गया, तो आप क्लासीफाई कर सकते हो कि भाई ये वेज है ये नॉन वेज है। आपने क्लासीफाई कर दिया। सम अगर आप उस प्रोग्राम से पूछेंगे कि भाई मुझे तो सजेस्ट मी सम गुड वेजिटेरियन ऑप्शन, तो वो आपको नॉन वेज का ऑप्शन दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको क्लासीफाइड कर दिया गया है। ओके। क्लासीफाइंग एक और एग्जांपल है, दैट वन मोर एग्जांपल इज क्लासीफाइंग ईमेल इनटू द आइदर स्पैम और नॉट स्पैम, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। इज
that binary classification task, yes or no question being asked would be, is this email spam? ये आपने, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जिसमें सभी लोगों ने देखा होगा, ये जो मेल में आता है कि इज दिस ईमेल स्पैम, अगर आप कर देते हैं उसको तो वो समझ जाता है कि भाई ये ईमेल स्पैम है। बाकी लोगों को भी इसने जो ईमेल किया है वो स्पैम है, तो अब अगली बार से इस जो ईमेल जब ये भेजेगा तो उसको हम स्पैम फोल्डर में डाल देंगे। इन बाइनरी क्लासिफिकेशन ऑफन स्पीक ऑन वन क्लास बीइंग द पॉजिटिव क्लास एंड द अदर क्लास बीइंग इज अ नेगेटिव क्लास। ओके, and here the positive class doesn't represent benefit or value but rather what object study is. So look, when looking for a spam, positive could mean the spam class. Okay, so positive and negative इसके अंदर ये नहीं है कि अच्छा बुरा नहीं है। so अगर spam class में बोलेंगे तो is this spam, yes it's a spam but it's a positive class, so that वो जो class होगी वो positive class होगी। ठीक है, next is multi-class classification is like predicting what language a website is in the form of the text of the whole web of the website. The classes here would be a predefined list of possible languages. आपने देखा होगा कोई वेबसाइट खुल जाती है और वेबसाइट खोल दी आपने चाइनीज़ में, तो चाइनीज़ में खोल दी तो वो अपने आप समझ जाएगा कि ये जो यूज़र है भाई ये तो इंग्लिश में पढ़ता है, इसको चाइनीज़ वेबसाइट तो समझ में आएगी नहीं, तो वो ऑप्शन दे देगा आपको कि भाई इसको चेंज करना है क्या। और मल्टी क्लास ऑप्शन है क्योंकि चाइनीज से भी कन्वर्ट कर सकता है इन इंग्लिश में और दूसरी लैंग्वेज से भी कर सकता है। अनदर एग्जांपल इज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम रिक्वायर्स दैट द एग्जांपल तो नहीं क्या, क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स रिक्वायर्स दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 और मोर क्लासेस। A classification can have real valued or discrete input variables. So what is discrete input variables? 1 2 3 4 5 6 टाइप की वेरिएबल जो लगातार आते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट इनपुट वेरिएबल, जिनकी एक वैल्यू है, वो है डिस्क्रीट वैल्यू है। ये नहीं कि कुछ भी दे दिया कि भाई ये 20 से 25 50 तक हो सकता है, या गाड़ी की स्पीड है वो 20 से लेके 200 तक है, ये डिस्क्रीट नहीं है। डिस्क्रीट मीन्स दैट इज 22 किलोमीटर पर आवर, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट इनपुट वैल्यू। So problem with the two classes, often class the two class or binary classification problem. That's a problem with more than two classes, often called a multi-class classification problem. Okay, and the problem where an example is assigned with multi-class is called multi-label classification problem. Okay. Next is regression. For a regression task, the goal is to predict the continuous number or a floating number in a programming terms, a real or mathematics term. Predicting a person's annual income from their education, their age, where they live is an example of regression task. इसको मैं अभी समझाऊंगा। Predicting the income, the predicted value is an amount and can be number in given range. Okay, so another example of the regression task is predicting the yield of the corn farm given the attributes such as the previous yield, whether number of employees working in a farm, और यील्ड अगेन कैन बी आर्बिट्री नंबर। थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। सो व्हाट इज रिग्रेशन? रिग्रेशन में देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन में तो हमने क्या है, अलग अलग कर दिया था कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, वेज है, नॉन वेज है, स्पैम है, नॉट स्पैम है, ये रोड चालू है, बंद है। तो ये क्या है, ये तो ये पार्ट हो गए हमारे क्लासिफिकेशन के। बट रिग्रेशन में क्या होता है, देखिए रिग्रेशन में मान लीजिए आपने एक हमारे पास डेटा इकट्ठा होता जा रहा है, बहुत सारा डेटा इकट्ठा होता जा रहा है, जिसमें हमारे पास है कि यहाँ पर है एक एज, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ उसको कि उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और यहाँ पर है उसका सैलरी। ठीक है, तो हमारे पास कुछ डेटा इकट्ठा होता जा रहा है, इकट्ठा है मतलब मीन्स यू समवेयर यू फाइंड द डेटा, यू फाइंड आपने इकट्ठा कर लिया है टू कलेक्ट डेटा। और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि भाई पर्सन एज इज 24 एंड इज क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएट। ठीक है, ही सैलरी इज 50,000। ओके, अनदर वन इज फ्रॉम 26 एज, ही इज पीजी, हिज सैलरी इज 65,000। अनदर वन इज 30 who is also PG, his salary is 1k, 1 lakh. Okay, another one having a age of 40 and he is PhD, his salary is 3 lakh. Okay, तो इस टाइप से क्या हो रहा है, आपके पास डेटा इकट्ठा होता जा रहा है। अब मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आता है और आपने इसके हिसाब से आप एक मॉडल बना लेते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे रिग्रेशन। ये काफ़ी बेसिक चीज़ बता दी मैंने, ये काफ़ी डिटेल में हम इसको पढ़ते हैं।
बहुत सी चीज़ें इसके बारे में पढ़ना पड़ेंगी आपको, जो अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा। अभी आप ये मान के चलिए कि मान लीजिए ये आपके पास डेटा है और आप चाहते हैं कि भाई मुझे ये पता करना है कि एक 32 ईयर का व्यक्ति है जो ग्रेजुएट है, तो उसके लिए इस मॉडल के हिसाब से उसकी सैलरी क्या होना चाहिए। क्या आप पता लगा सकते हैं? हाँ, इन डेटा के हिसाब से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं जिससे हम इसकी सैलरी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये जो प्रिडिक्शन है वो हम लोग कहेंगे इसको रिग्रेशन। रिग्रेशन में हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये अभी हम क्या निकालना है, सैलरी, और जो सैलरी है, सैलरी यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगी, ये डीवी हो जाएंगी। और जो सैलरी को इफेक्ट कर रहे हैं, दैट इज एज एंड एजुकेशन लेवल, जो सैलरी को इफेक्ट कर रहे हैं, तो ये कौन से हो जाएंगे, ये हमारे आईडीवी यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे। ओके, तो ये दो वेरिएबल्स इसके उस पर होते हैं रिग्रेशन के अंदर। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये कुछ एग्जांपल हैं। एग्जांपल्स, हाउस मे बी प्रेडिक्टेड टू सेल फॉर अ स्पेसिफिक डॉलर वैल्यू परहैप्स इन द रेंज ऑफ $1 लाख टू $2 लाख। एक और एग्जांपल मैं थोड़ा सा आपको दे देता हूँ कि आप गए मार्केट में, ठीक है, और आपने एक एक वो ले लिया कि भाई यहाँ पर ये 4 GB वाला रैम, 4 GB रैम वाला ये रैम है, और ये है इसकी क्या बोलें इसको, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, एमआरपी मान लीजिए, ठीक है। तो ये आपने फ़ोन ढूंढना चालू किया, तो एक 4 GB वाला आपको फ़ोन मिलता है, वो मिलता है आपको 10,000 रुपये का। 6 GB वाला आपको मिलता है 15,000 रुपीज़ का। 8 GB वाला जो मिलता है वो मिलता है आपको 20,000 रुपीज़ का, ठीक है। 16 GB वाला आपको मिलता है, यू विल फाइंड इट फॉर 30K, 30,000 रुपये का। तो ये क्या है, एमआरपी जो होती जा रही है। अगर आपको पता करना है कि भाई मुझे तो ये पता करना है कि एक या बोले हम इसको कि 6 है 8 है, अलग अलग है। आप अगर चाहें तो मैं चाहता हूँ भाई 8 भी नहीं, 12 GB का कोई फ़ोन मिल जाए मुझे, तो कितने रुपए का होगा, ठीक है, उसकी एमआरपी क्या होगी, तो आप पता लगा सकते हैं रेगुलेशन से। यहाँ पर हमारे पास एमआरपी क्या है, एमआरपी हमारे पास ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसको ये इफेक्ट कर रहा है वो रैम क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप एक बात ध्यान रखना, आप आपके पास नंबर ऑफ डेटा जितना बढ़ता जाएगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जितने ज़्यादा आप बढ़ाते जाएंगे, उतना अच्छा मॉडल आप बना पाएंगे। अगर मैं रैम के साथ साथ यहाँ पर इंटरनल मेमोरी भी जोड़ दूँ, इंटरनल मेमोरी इसको जोड़ दूँ, तो हमारा ये मॉडल और अच्छा हो सकता है। कि मान लीजिए मैंने 4 GB के साथ यहाँ पर 64 GB जोड़ दी, ये भी 64 GB कर दी, 128 कर दिया, इसको इसको भी 128 कर दिया। अब आप एक मॉडल बनाने चाह रहे हैं, यहाँ आपको 6 GB वाला रैम, 6 GB रैम का फ़ोन चाहिए, और उसके साथ आपको 128 GB की इंटरनल मेमोरी चाहिए। तो एक प्राइस रेंज क्या होना चाहिए, एक अच्छी प्राइस रेंज, अगर आपके पास इतना बड़ा डेटा है तो आप रिग्रेशन को फॉलो करके निकाल सकते हैं। अगर रिग्रेशन का एनालिसिस करके आप ये चीज़ें आप निकाल सकते हैं। ये कैसे करना है आगे हम लोग बताएंगे, लेकिन अभी आप रिग्रेशन के बारे में समझिए कि रिग्रेशन क्या है, इसको हम लोग रिग्रेशन कहते हैं। ये भी मशीन लर्निंग का एक पार्ट है और बहुत बड़ा पार्ट है। आधे से ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम्स जो है वो रिग्रेशन में हम लोग एनालिसिस करके निकालते हैं। A regression problem requires the prediction of a quantity. A regression can have real value or discrete input variables. A problem with the multiple input variable is often called the multivariate regression problem. A regression problem where input variables are ordered by time, called the time series forecasting problems. Next is, because the regression predictive model predicts a quantity, a scale of the model must be reported as in the error of this prediction. तो यहाँ पर एरर भी काउंट किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, क्वांटिटी में वो करता है, क्वालिटी में नहीं करता। स्किल ऑफ द मॉडल, उसमें हमको एरर भी मिलता है। तो देर आर सम मैनी वेज टू एस्टिमेट द स्किल ऑफ द रिग्रेशन प्रेडिक्टिव मॉडल्स, बट परहैप्स द मोस्ट कॉमन इज टू कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर एरर, या हम इसको कहें यहाँ पर दो चीज़ें अपनी लिखी जाती हैं। रूट मीन स्क्वायर एरर हम लोग निकालते हैं रिग्रेशन के अंदर। ये कैसे निकालना है ये भी हम बताएंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर आर स्क्वायर और एक स्टैंडर्ड एरर, ये चीज़ें मिलती हैं। तो हमारे पास आर स्क्वायर वैल्यू से हमको पता चल जाता है कि हमारा मॉडल कितना अच्छा है। अगर हमारे पास आर स्क्वायर वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.720, मान लीजिए ये आ जाती है, सो यू मे से योर मॉडल इज 72%, योर मॉडल कैन प्रेडिक्ट 72% एक्यूरेट। मतलब आपका जो मॉडल है 72% आपका एक्यूरेट प्रेडिक्ट कर सकता है। तो ये हमारा था बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग, जिसमें हम लोगों ने सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ा और रिग्रेशन के बारे में पढ़ा।
और अगले वीडियो में हम लोग रिग्रेशन को और डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करके जरूर जाना है आपको। आगे मिलते हैं हम इसी के नेक्स्ट पार्ट में। और इस के बारे में अगर आपको और भी कुछ जानना है या जो भी आपके सुझाव हैं कमेंट में आप इसको बता सकते हैं। जो भी आपके प्रश्न हैं उनको मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। आगे हम लोग रिग्रेशन कैसे निकालना है इसके लिए हम लोग पाइथन में भी देख सकते हैं, आर में भी देख सकते हैं, इवन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी हम रिग्रेशन का एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर पाइथन में और एक नई चीज़ जो IBM SPSS, दो चीज़ों में आपको ये रिग्रेशन एनालिसिस करके दिखाऊंगा, जिसमें हम लोग बहुत बल्क में डेटा लेंगे केगल से और वहाँ से कुछ अपने रिजल्ट निकाल के दिखाएंगे, कुछ प्रिडिक्ट करके दिखाएंगे कि वो रिजल्ट कितने % तक हम लोग सही बना पा रहे हैं। तो अगर आप इस टाइप का कोई मॉडल आप बनाते हैं तो आप भी एक इस टाइप के रिसर्च से आप एक अच्छा मॉडल आप भी बना सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं कर रहा हूँ बंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।